नमस्कार दोस्तों, सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे परिसीमा अधिनियम 1963 लिमिटेशन एक्ट 1963 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जिसका पहला क्वेश्चन है, परिसीमा अधिनियम 1963 का विस्तार कहाँ तक है। परिसीमा अधिनियम 1963 का विस्तार कहाँ तक है, इसके बारे में हम लोग सेक्शन 1 में पढ़ते हैं। उसमें दिया गया है कि परिसीमा अधिनियम का विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर इस समय है। अगर 2019 की बात करते हैं हम उससे पहले, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर। इसका आंसर 2 हो जाता, इस समय इसका आंसर 4 है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, परिसीमा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएं हैं। तो हम लोग जानते हैं परिसीमा अधिनियम में टोटल सेक्शंस जो हैं वो इस समय 32 हैं, तो इसका आंसर 1 होगा। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। परिसीमा अधिनियम 1963 किस तारीख से प्रवृत्त हुआ था। ये भी हमारे सेक्शन 1 में दिया गया है। सेक्शन 1 में दिया गया है, जिसके बारे में प्रावधान किया गया है कि सेक्शन 1 में क्या कहता है। सेक्शन 1 कहता है कि परिसीमा अधिनियम 1963 को दिनांक 5 अक्टूबर 1963 को इसकी राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी। मतलब 5 अक्टूबर 1963 को राष्ट्रपति की सहमति मिल गई थी, लेकिन लागू हुआ था 1 जनवरी 1964 को। यानी इसका आंसर जो होगा थर्ड का फर्स्ट होगा। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन के बारे में। चौथा क्वेश्चन कहता है, विनिमय पत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो विनिमय पत्र के बारे में दिया गया है सेक्शन 2 के सी में दिया गया है। 2C में विनिमय पत्र के बारे में दिया गया है कि विनिमय पत्र के अंतर्गत हुंडी और चेक आते हैं। विनिमय पत्र के अंतर्गत हुंडी और चेक आते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं तीसरा और चौथा दोनों होगा, तो यानी इसका आंसर जो है 5वां होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 5वें में लिखा हुआ है, एक रिक्त स्थान दिया हुआ गया है, इसको भरना है हमें। के अंतर्गत ऐसी कोई लिखत आती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य को धन देने के लिए अपने को इस शर्त पर बाध्यता के अधीन कर लेता है कि यदि कोई विनिर्दिष्ट कार्य किया जाए या ना किया जाए, जैसी भी स्थिति हो, तो वह बाध्यता शून्य हो जाएगी। तो ये जो है बंध पत्र के बारे में बात करता है। ये जो बंध पत्र है ये हमारे सेक्शन 2D में दिया गया है। 2D में सेक्शन बंध पत्र के बारे में दिया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि अब बंध पत्र के अंतर्गत ऐसी कोई लिखत आती है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य को धन देने के लिए अपने को इस शर्त पर बाध्यता के अधीन कर लेता है कि यदि कोई भी निर्दिष्ट कार्य किया जाए या ना किया जाए, विनिर्दिष्ट कार्य किया जाए या ना किया जाए, जैसी भी स्थिति हो, तो वह बाध्यता शून्य हो जाएगी। तो ये इसका आंसर जो होगा 5th का 4th आंसर होगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बंध पत्र के बारे में 2D में दिया गया है। अब इसके बाद आता है छठा क्वेश्चन, आवेदक के अंतर्गत कौन आता है। इसके बारे में धारा 2A प्रावधान करता है। 2A में क्या लिखा है, 2A में प्रावधान किया गया है इसके बारे में, आवेदक कौन होता है। तो इसके बारे में कहता है 2A, आइए हम पढ़ते हैं। अर्जीदार वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से आवेदक आवेदन करने का अपना अधिकार व्युत्पन्न करता है। वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व आवेदक द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया जाता है। तो पहला ऑप्शन सही दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन सही दिख रहा है। बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरा कह रहा है, तीसरा भी सही है, तो इसका आंसर जो होगा चौथा होगा, यानी छठे का जो आंसर होगा वो 4th नंबर होगा। अब 7वें की बात करते हैं हम। 7वां क्वेश्चन है, परिसीमा अधिनियम 1963 में कौन सी धारा में सुखाचार को परिभाषित किया गया है। तो ये कह रहा है परिसीमा अधिनियम की कौन सी धारा में सुखाचार को परिभाषित किया गया है। तो 2 का ये धारा 2 का चा जो है, 2 का चा, यानी ये 2F की बात कर रहा है। 2 के F में दिया गया है कि सुखाचार क्या है। सुखाचार के बारे में हम देखते हैं। सुखाचार के अंतर्गत आता है संविदा से उद्भूत ना होने वाला ऐसा अधिकार जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य की मिट्टी के किसी भाग को या किसी अन्य की भूमि में उगी हुई या उससे संलग्न या उस पर अस्तित्ववान किसी चीज़ को हटाने और अपने लाभ के लिए विनियोजित करने का हकदार होता है। तो ये हमारे 2 का F में दिया गया। 2F में बात करता है इसके बारे में। परिसीमा अधिनियम की 1963 की 2F जो है बात करता है सुखाचार के बारे में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, 7वें का तीसरा सही होगा। 8वां क्वेश्चन कहता है, वादी के अंतर्गत क्या आता है।
तो वादी का परिभाषा जो है वो हमारे सेक्शन 2I में दिया गया है। 2I में दिया गया है। 2I के अंतर्गत आता है यही जो वह वादी के बारे में बताता है। 2I जिसके अंतर्गत यह है वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से वादी वाद लाने का अपना अधिकार व्युत्पन्न करता है। ठीक है, वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व वादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। तो उसमें परिभाषा में दिया गया है सिर्फ पहला और दूसरा के बारे में, तीसरा और चौथा के बारे में परिभाषा में नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर जो होगा पाँचवा होगा, दोनों 1 व 2 दोनों आ जाएगा। 9वां हम बात करते हैं, प्रतिवादी के अंतर्गत आता है। प्रतिवादी के बारे में 2E में दिया गया है। प्रतिवादी लिमिटेशन एक्ट 1963 के 2E में परिभाषित किया गया है, जिसके अंतर्गत आता है वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से वादी वाद लाने का अपना अधिकार व्युत्पन्न करता है। वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व वादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से प्रतिवादी यह दायित्व व्युत्पन्न करता है कि उस पर वाद लाया जा सके। वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व प्रतिवादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। तो इसके बारे में जो प्रावधान किया गया है प्रतिवादी के बारे में 2E में, उसमें सिर्फ ये तीसरा और चौथा कवर होता है। यानी इसका आंसर जो होगा ये छठवां होगा, छठवां सही होगा कि वह व्यक्ति जिससे या जिसके माध्यम से प्रतिवादी यह दायित्व व्युत्पन्न करता है कि उस पर वाद लाया जा सके, एवं वह व्यक्ति जिसकी संपदा का प्रतिनिधित्व प्रतिवादी द्वारा निष्पादक, प्रशासक या अन्य प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर जो होगा छठवां होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है, परिसीमा अधिनियम 1963 की कौन सी धारा में यह उपबंधित किया गया है कि वचन पत्र से ऐसी लिखित अभिप्रेत है जिसके द्वारा उसका रचयिता किसी अन्य को धन की कोई भी निर्दिष्ट राशि उसमें परिसीमित समय पर या मांग की जाने पर दर्शन पर देने के लिए आत्यांतिकतः वचनबद्ध होता है। तो ये जो है सेक्शन 2K में दिया गया है। 2K यानी टूटा में दिया गया है। इसको 2K पढ़ते हैं इंग्लिश में। तो इसके 2K में दिया गया है वचन पत्र के बारे में कि वचन पत्र क्या होता है, लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 2K में। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न में परिसीमा काल से वह परिसीमा काल अभिप्रेत है जो वाद, अपील या आवेदन के लिए रिक्त स्थान है द्वारा विहित है। तो इस रिक्त स्थान में क्या रहेगा, तो रिक्त स्थान में है परिसीमा काल से वह परिसीमा काल अभिप्रेत है जो वाद, अपील या आवेदन के लिए परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची द्वारा विहित है। ये परिसीमा काल को उसके अनुसूची द्वारा विहित किया गया है। ठीक है, इसका आंसर थर्ड होगा। विहित काल से 12वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। विहित काल से वह परिसीमा काल अभिप्रेत है जो है। विहित काल के बारे में 2J में प्रावधान किया गया है। लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 2J में प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार होता है परिसीमा काल से वह परिसीमा काल अभिप्रेत है जो किसी वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा विहित है, और विहित काल से वह परिसीमा काल अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित परिसीमा काल हो। तो इसका आंसर जो होगा वो फर्स्ट होगा। अभी हम लोग डेफिनेशन पढ़े हैं इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संगणित परिसीमा काल। ठीक है, तो आइए हम 13वें की ओर बढ़ते हैं। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 2 मतलब 2L के अधीन वाद के अंतर्गत आता है। आइए हम वाद की परिभाषा देख लेते हैं। वाद की परिभाषा में केवल यही कहा गया है कि वाद के अंतर्गत अपील या आवेदन नहीं आता है। तो इसके अंतर्गत अपील और आवेदन नहीं आता है, जबकि इसके अंतर्गत पुनरीक्षण की कार्यवाही आती है। तो 13वें का चौथा आंसर सही होगा, पुनरीक्षण की कार्यवाही। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस अधिनियम की धारा 5 जो विलंब को क्षमा करने से संबंधित है किस पर लागू होती है। सेक्शन 5 जो है वो आवेदन और अपील पर अप्लीकेबल है। 14 का दूसरा आंसर होगा कि इसके बारे में प्रावधान किया गया है धारा 5 में कि
इस अधिनियम की धारा 5 जो विलम्ब को क्षमा करने से संबंधित है वह आवेदन और अपील पर लागू होता है। ठीक है, धारा 5 में लिखा गया है साफ साफ कि धारा 5 पर्याप्त कारण होने पर विलम्ब को माफ़ करते हुए किसी अपील या आवेदन को ग्रहण करने के बारे में उपबंध करती है। तो हम आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। धारा 4 विहित काल का अवसान जब न्यायालय बंद हो के प्रावधान किस पर लागू होते हैं। तो इसके बारे में धारा 4 में दिया गया है, लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 4 में दिया गया है कि विहित काल का अवसान जब न्यायालय बंद हो तो उसके प्रावधान जो हैं वाद पर, आवेदन पर, अपील, इन सब पर लागू होता है। अतः आंसर जो होगा चौथा होगा, उपरोक्त सभी। आगे हम बढ़ते हैं 16 की बात करते हैं। 16 इस अधिनियम की धारा 5 के उपबंध किस पर लागू नहीं होते हैं। धारा 5 का उपबंध, अभी हम लोग धारा 5 के बारे में पढ़े थे और ये पूछता है कि यह उपबंध इसके जो हैं यह किस प्रावधानों पर लागू नहीं होते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम लोग पीछे पढ़े हैं, ये उपरोक्त सभी, ये किसी पर भी वाद, इजराय, चुनाव याचिका आदि पर लागू नहीं होता है, सिर्फ आवेदन और अपील पर लागू होता है। तो आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। मियाद के बाहर हुए ऋण का उपचार न्यायालय द्वारा किस रीत से प्राप्त किया जा सकता है। तो मियाद के बाहर हुए ऋण का उपचार न्यायालय द्वारा किस रीत से प्राप्त किया जा सकता है। इनमें कोई भी नहीं होगा, किसी के बारे में इसमें प्रावधान नहीं किया गया है, ना ही धारा 5 के आवेदन द्वारा, ना ही प्रतिदावा द्वारा, मुजरा द्वारा भी नहीं, ना नया दावा द्वारा भी नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, 5वां होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। परिसीमा अधिनियम की धारा 6 जो विधिक निर्योग्यता से संबंधित है किस पर लागू होती है। तो आइए धारा 6 को हम पढ़ते हैं। यदि कोई व्यक्ति वाद संस्थित करने या डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने के समय अवयस्क, पागल या जड़ है तो ऐसे काल की गणना ऐसी निर्योग्यता समाप्त होने के पश्चात से की जाएगी। तो इसके पहले ही लाइन में लिखा हुआ है वाद संस्थित करने या डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन। तो इसका आंसर जो होगा 18 का फर्स्ट होगा, क्योंकि धारा 6 में दिया गया उपबंधित है। 19वां आइए हम देखते हैं आगे। परिसीमा अधिनियम की धारा 6 जो विधिक निर्योग्यता से संबंधित है किस पर लागू नहीं होती। जैसा कि हमने ऊपर 18 में पढ़ा है, वाद और डिक्री का निष्पादन पर लागू होता है। तो ये जो है अपील में लागू नहीं होता है। तो अपील में लागू नहीं होता है, यानी इसका आंसर जो है 19वें का ये दूसरा होगा। आगे बढ़ते हैं 20वें क्वेश्चन पे। विधिक निर्योग्यता के अधीन आते हैं, अभी जैसा कि हम लोग धारा 6 में ही पढ़े हैं, अवयस्क, पागल या जड़ विधिक निर्योग्यता के अधीन आते हैं। तो आप अवयस्क को आप प्राप्तव्य भी कहते हैं, यानी पहला होगा, और पागल व जड़ ये तीनों जो हैं विधिक निर्योग्यता के अंतर्गत धारा 6 में आते हैं। तो इसका आंसर जो होगा 1, 2, 3, यानी 7वां होगा इसका आंसर, उपरोक्त व 1, 2, 3। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस के बारे में देखा, लिमिटेशन एक्ट के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपको अच्छा लगे तो बताइएगा, आगे और भी सीरीज हम लाते रहेंगे। सिंप्लिसिटी ऑफ लॉ चैनल से बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।